हम हीरो किसे कहते हैं? एक पर्सन जो अपने बारे में ना सोचते हुए दूसरों की मदद करे, कमजोरों को बचाए। अब ऐसे कैरेक्टर्स मार्वल में भरे पड़े हैं, पर कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जो कितना भी हीरोइक काम कर ले, वो हीरो वाली कैटेगरी में कभी नहीं आते। चाहे डेस्टिनी उन्हें इवल बनाए या उनकी ड्यूटी उन्हें मजबूर करे सही को इग्नोर करने के लिए, या उनकी कोई छुपी हुई पर्सनैलिटी है जो उनको डार्कनेस की साइड ही रखती है। तो आज हम मार्वल के 5 ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमेशा खड़े तो रहते हैं हीरोज की साइड, पर वो हीरो नहीं कहलाते। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, स्कारलेट विच। अब वांडा एक्चुअली में कभी हीरोइज्म के फ्रेम में फिट बैठी ही नहीं दोस्तों। अब चाहे हम उसके इंट्रोडक्शन से ही शुरू करें, वांडा पूरी जिंदगी अपने भाई पिएत्रो के साथ रही, जहां उन दोनों ने स्ट्रकर के प्रोग्राम में खुद को ही एनरोल किया, जहां वो लोग सुकोविया के कई लोगों के साथ मिलकर स्टार्क इंडस्ट्रीज और एवेंजर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। यानी वांडा की लाइफ का पहला मोटिवेशन ही बदले की भावना से शुरू हुआ था। फिर इन्हें अलग अलग मिशंस दिए गए, जिनमें से कुछ में तो वांडा ने अनकंट्रोल्ड हल्क को मासूम लोगों पर छोड़ दिया था। इनफैक्ट एज ऑफ अल्ट्रॉन के एंड में वांडा ने फाइट भी इसीलिए टेक ओवर किया क्योंकि उसने सेंस कर लिया था कि उसने अपने भाई को खो दिया है। और फिर उसके बाद वांडा हमेशा साइड्स चुनती गई, जैसे कि सिविल वॉर में कैप्टन अमेरिका की साइड, और वो भी इसलिए क्योंकि सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट इंप्लीमेंट होते ही वो सबसे पहले वांडा को ही डिपोर्ट कर देते। पर जब वांडा ने साइड्स लेना छोड़ दिया, तब उसने क्या किया, वो खुद पे फोकस्ड हो गई और उसी सेल्फ मोटिवेटेड एक्शन से ही सही, पर उसने एक हीरोइक काम किया, और वो था माइंड जेम को खत्म करना। पर एंड गेम के बाद से वांडा के कैरेक्टर ने एक अलग ही टर्न लिया। पहले खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए पूरे टाउन को बंदी बना लेना, फिर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एक मल्टीवर्सल थ्रेड बन जाना। पर इससे पहले कि आप मुझ पर वांडा के कैरेक्टर को तोड़ने और मरोड़ने का इल्जाम लगाओ, मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एक अच्छा इंसान हमेशा सबके फायदे की तरफ देखता है, पर कुछ कैरेक्टर्स की किस्मत पहले से डिसाइडेड होती है, जहां उनकी लाइफ में एक के बाद एक बुरा समय उन्हें मजबूर कर देता है जबरदस्ती खुशी पाने के लिए, कुछ हद पार करने के लिए। और यही किया वांडा ने, जब उसने वेस्ट व्यू और वहां के लोगों को जाने अनजाने अपने कंट्रोल में ले लिया और विजन को जिंदा किया, और वो परफेक्ट लाइफ बनाई जिसका उसने सपना देखा था। पर इस झूठे सपने ने वांडा को और दुख दिया, जिसकी वजह से उसने अपनी हेक्स रियलिटी में बनाए बच्चे खोए। और फिर हद तब हो गई जब वांडा ने उन्हीं बच्चों को पाने की जिद पाल ली, और उसके बाद जो बर्बादी सामने आई वो डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए भी बहुत ज्यादा थी। नंबर 4, डॉक्टर स्ट्रेंज। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर स्ट्रेंज उन कैरेक्टर्स में से है जिसके आप कॉमिक वर्जन को ले लो या मूवी वर्जन को, स्ट्रेंज एनी डे एक हीरो की डेफिनेशन में फिट नहीं बैठता। पर अब आप इस बात पे कह सकते हो कि एक सॉर्सरर सुप्रीम रह चुके होने के नाते डॉक्टर स्ट्रेंज ग्रेटर गुड के लिए ही तो ट्रांस डायमेंशनल एंटिटीज से लड़ता रहता है। तो इस पर मैं कहना चाहूंगा कि आपका बिल्कुल सही कहना है, पर स्ट्रेंज का ये एस्पेक्ट उसे एक गार्डियन बनाता है, एक हीरो नहीं। क्या हुआ, अभी भी आप कंफ्यूज्ड हो? हाँ, मैं आपको सिंप्लीफाई करता हूँ। याद करो, जब इन्फिनिटी वॉर में टाइम स्टोन के कब्जे की बात आई तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने क्या कहा था? उसे टोनी की फिक्र नहीं थी, उसे स्पाइडरमैन की फिक्र नहीं थी, वो टाइम स्टोन के लिए इन दोनों को सैक्रिफाइस करने को रेडी था। और यही की पॉइंट है, डॉक्टर स्ट्रेंज अर्थ और अर्थ के सैंक्टम्स को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, बेशक इसके लिए उसे डार्क मैजिक का रास्ता ही क्यों ना चुनना पड़े, और ऐसा उसने कर भी दिया है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की शुरुआत में उसने खुद वांडा को समझाया था कि डार्क होल्ड ईवल है और ये अपने कांटेक्ट में आने वाले को करप्ट कर देता है। अब स्ट्रेंज ने आगे फिर क्या किया, उसने डार्क होल्ड को स्टडी किया और खुद करप्ट हो गया ताकि अपने डायमेंशन को बचा सके। ये जो करप्शन है, ये स्ट्रेंज को हीरोइज्म से और भी ज्यादा दूर ले जाता है, जहां अब वो किसी भी हद तक जा सकता है। नंबर 3, हल्क। मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि यहाँ हल्क की बात हो रही है, ब्रूस बैनर की नहीं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने दोनों को अलग अलग क्यों रखा, तो अगर आप ब्रूस बैनर की लाइफ को देखोगे तो उसने कई ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिन्हें आप कहीं से भी सेल्फ इंटरेस्ट से मोटिवेटेड डिसीजन तो नहीं कह पाओगे। चाहे वो कोलकाता की शांति वाली जिंदगी छोड़कर वापस शील्ड में आना हो, या फिर हेली कैरियर से गिरने के बाद वापस से बाइक उठाकर न्यूयॉर्क बैटल में आ जाना हो, ब्रूस बैनर को वो सब करने की कभी जरूरत थी ही नहीं। इनफैक्ट रैग्नारॉक में भी वापस अपने सेंसेस में आने के बाद फेनरिस के सामने कूद जाना हो, अगेन यहाँ कोई रीजन नहीं था। पर वहीं बात करें हल्क की, तो हल्क एक प्योर वॉर मॉन्गर है। हल्क का रेज उसे पूरी तरह अंधा बना देता है। आप हल्क को किसी मोरालिटी या किसी साइड में नहीं बांध सकते।
हल्क फाइट्स को ज्वाइन ही इसलिए करता है ताकि वो उस बैटल की हीट में अपने रेज को चैनल कर सके, चाहे वो न्यूयॉर्क बैटल हो या फिर सुकोविया या फिर सर्टर से लड़ना हो। और मैंने हल्क को इसीलिए हीरो नहीं कहा क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन हमें मिला इन्फिनिटी वॉर में, जहां लड़ाई और जंग को इतना पसंद करने वाला हल्क जब पहली बार थैनोस जैसे एडवर्सरी से भिड़ा तो उसके बाद उसने बाहर आने से मनाही कर दिया। तो यही बात ये साबित कर गई कि हल्क तभी तक किसी बैटल को एंजॉय करता है जब तक हीट ऑफ द बैटल उसके हक में चलती हो। नंबर 2, सेंट्री। सेंट्री को एमसीयू में ऑफिशियली अर्थ्स माइटीएस्ट सुपर हीरो कहा गया है, पर सेंट्री सुपर तो है पर ये हीरो बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट सेंट्री को आप एक अनकंट्रोल्ड न्यूक कह सकते हो जिसे छोड़ देने के बाद आप बस प्रे कर सकते हो कि वो दो साइड्स में से किसी एक साइड को तो पूरी तरह खत्म कर देगा। लोग जब एक हीरो को देखते हैं तो उनके मन में, उनके आंखों में एक उम्मीद जागती है, एक होप जन्म लेती है कि शायद अब सब कुछ अच्छा होगा। पर सेंट्री की बात करें तो ये इन सभी इमोशन से बिल्कुल उल्टा खौफ ही पैदा करता है। और क्या सेंट्री इस मुश्किल से कभी निकल सकता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में ही एस्टैब्लिश कर दिया गया है बॉब के डायलॉग्स के जरिए कि वो बिना वॉइड को जगाए सेंट्री नहीं बन सकता। यानी कि अगर वो सेंट्री बनेगा तो वो वॉइड में ट्रांसफॉर्म होने के 100% खतरे को मोल ले रहा है। तो सही मायने में सेंट्री को हमेशा से अल्टीमेट बेट कहा गया है मैनकाइंड का, पर वो इतना आइडियल बेट भी नहीं है। और इसी वजह से कॉमिक्स में भी आज तक सेंट्री अपने इस इमेज वाले प्रॉब्लम से ऊपर नहीं आ पाया है, क्योंकि वहां भी दुनिया सेंट्री को एक हीरो मानने से डरती है। नंबर 1, मून नाइट। जिन लोगों ने मून नाइट को कॉमिक्स में देख रखा है वो अभी से ही मुस्कुराने लगे होंगे, पर जिन्होंने मून नाइट का असली चेहरा नहीं देखा उनसे मैं कहना चाहूंगा कि सीरीज में दिखने वाला मून नाइट तो कुछ भी नहीं है। और सही मायने में इस ट्रैजिक कैरेक्टर की मल्टीपल पर्सनैलिटीज इसे हीरो नहीं बनाती। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। तो 2021 के मून नाइट इशू 13 में एक वेम्पायर ऑर्गेनाइजेशन होती है द स्ट्रक्चर के नाम से। वो टास्क मास्टर को हायर करते हैं एक असैसिन मिशन के लिए जिसमें उसे मून नाइट को मारने की डील दी जाती है। टास्क मास्टर खुद अपने मुंह से कहता है कि उसे दुनिया का कितना भी पैसा क्यों ना दे दिया जाए वो कभी मून नाइट के अगेंस्ट नहीं जाना चाहेगा। वो स्पाइडरमैन से लड़ लेगा, वो डेयरडेविल से लड़ लेगा, यहाँ तक कि कैप्टन अमेरिका से भी, पर मून नाइट से कभी नहीं। और टास्क मास्टर आगे कहता भी है कि हाँ वो डरता है मून नाइट से। इनफैक्ट मून नाइट का खौफ इतना ज्यादा है कि टास्क मास्टर वहां से निकल के सीधा ये बात मून नाइट से कहता है कि देख भाई, किसी ने मुझे तुझे मारने की डील देने की कोशिश करी पर मैंने ठुकरा दिया, तो तुझे जो करना है वो कर, बस मेरे पीछे मत आना क्योंकि मुझे तुझसे डर लगता है। आप इमेजिन कर पा रहे हो इस कैरेक्टर का क्या खौफ है कि टास्क मास्टर उसके नाम से कांपता है। इनफैक्ट 2006 की मून नाइट वॉल्यूम 5 के इशू 1 में मून नाइट ने खुद ये कहा था कि उसकी कॉस्ट्यूम इसीलिए व्हाइट है क्योंकि वो चाहता है कि उसके दुश्मन उसे दूर से ही आता हुआ देख ले, और उसे देखने के बाद जो दहशत उनके अंदर उठती है उस डर से वो कभी गोली भी नहीं चला पाते। और ये सेम बात मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी है, बस हमें क्लियरली नहीं दिखाई गई। स्टीवन ग्रांट भले ही एक सीधा साधा इंसान है पर मार्क स्पेक्टर एक हाईली ट्रेन्ड मर्सिनरी है। और यहाँ जो तीसरी पर्सनैलिटी है जेक लॉकली, वो एक टोटल क्रैश आउट है। मून नाइट का सबसे वायलेंट फॉर्म, इतना ज्यादा कि अगर एमसीयू जेक लॉकली के टोटल मैडनेस और वायलेंस को दिखा दे तो वो सीरीज या मूवी एक स्लैशर सीरीज या मूवी बन जाएगी। तो ये थे वो 5 कैरेक्टर्स जिन्होंने हीरो वाले काम तो किए हैं पर ये कभी हीरोज नहीं कहलाते। पर मेरे हिसाब से यही फैक्ट इन कैरेक्टर्स को और इंटरेस्टिंग बनाता है। बेशक ये कैरेक्टर्स हीरोज ना कहलाएं, पर जब कोई काम हीरोज से भी नहीं होता तब इन कैरेक्टर्स को याद किया जाता है। चाहे उन्हें रियलिटी को रीशेप करना हो, वक्त की सुई को वापस पलटना हो, एक इजिप्शियन गॉड से भिड़ना हो या स्ट्रेट अप तबाही मचानी हो, ये कैरेक्टर्स ऐसे मोमेंट पर ही शाइन करते हैं। पर अब आप मुझे बताओ कि आप इन कैरेक्टर्स को हीरोज बोलोगे या एंटी हीरोज बोलोगे या कुछ और? हाँ, ये कमेंट्स में इनके बारे में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।